Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Rwandan genocide. This topic is important from our syllabus GS paper 1 post independence history point of view. तो इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को हम लोग इससे जोड़ करके देखेंगे, कम्युनलिज्म को इससे जोड़ करके देखेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल से। तो सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो हाल फिलहाल में विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया है पार्लियामेंट में। तो इस कारण से विमेन रिजर्वेशन का जो मुद्दा है लेजिस्लेटिव बॉडीज में, दैट इज इन डिबेट एंड डिस्कशन इन इंडिया। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि अभी मौजूदा टाइम में लोकसभा के अंदर विमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, तो इट इज समवेयर क्लोज टू 14%। देयर आर 78 MPs आउट ऑफ 545 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो 14% के आसपास रिप्रेजेंटेशन है विमेन का इन लोकसभा, विच इज वेरी लो। क्योंकि अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड या ग्लोबल एवरेज देखें आप, तो इट इज समवेयर क्लोज टू 24%। कंट्रीज लाइक स्वीडन, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, इन सारे देशों में वैसे भी जेंडर पैरिटी काफ़ी हद तक है, विमेन एम्पावरमेंट काफ़ी हद तक है। तो इन देशों में आप अगर देखेंगे तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी समवेयर क्लोज टू 50%। न्यूजीलैंड, स्वीडन आप देखिए 46, 50 के आसपास, मैक्सिको में 50% है, भारत में इट इज 14.4% ओनली। तो ये सारे देश तो समझ आते हैं, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देश, यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट पे वैसे भी काफी ज्यादा इंफेसाइज किया जाता है, दैट इज वाई विमेन रिप्रेजेंटेशन इज हाई, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट इफ यू सी रवांडा, देयर यू विल फाइंड कि विमेन रिप्रेजेंटेशन इन देयर पार्लियामेंट इज 61%, 49 women out of 80 सीट्स इन देयर लोअर हाउस। इतना रवांडा में कैसे विमेन रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी जरा देखते हैं, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले रवांडा का थोड़ा सा आप लोकेशन देखिए, इट्स अ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, हियर इट इज लोकेटेड समवेयर। और रवांडा की अगर आप हिस्ट्री देखिए तो रवांडा वाज अर्लियर अ कॉलोनी ऑफ जर्मनी, बट वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी की हार के बाद रवांडा एज ए कॉलोनी वाज ट्रांसफर्ड टू बेल्जियम, और बेल्जियम ने रवांडा के ऊपर अपना कॉलोनियल कंट्रोल जमाए रखने के लिए वहां के जो दो मेजर एथनिक ग्रुप्स थे, अभी भी हैं वो, हुतीस who are in majority and Tutsis, I'm so sorry, Houthis and Tutsis। तो Houthis are in majority और Tutsis in minority। उनके बीच में एक पॉलिसी अपनाई बेल्जियम ने, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो बिल्कुल इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने अपनाई बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो जैसे भारत में भी आप पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान कि कम्युनलिज्म वाज नॉट देयर, different religion were there and adhering to these religions were there in India, but religion based hatredness was not there. It is Britishers, it were Britishers and their divide and rule policy that slowly sowed the seed of communal hatredness, which ultimately resulted into partition of the country India into two यूनिट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा ही कुछ बेल्जियम ने किया रवांडा के अंदर। यहाँ पे आप देखें तो ये दो एथनिक ग्रुप के लोग, हुतीस इन मेजॉरिटी एंड तुत्सीज इन माइनॉरिटी, हुतू इनफैक्ट हुतूस इन मेजॉरिटी एंड तुत्सीज इन माइनॉरिटी। और जब तक बेल्जियम का यहाँ पे कंट्रोल था, तब तक बेल्जियम ने टूटसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स दिए, उनकी अपीजमेंट की, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम्स को अपीजमेंट किया लेटर। पहले तो 1857 के बाद काफी हद तक ब्रिटिशर्स हैड वेरी antagonized approach towards Muslim population, but later on they started to appease or support Muslim demand for a separate country Pakistan, so that इंडिया का नेशनल मूवमेंट कमजोर हो जाए। ऐसा ही कुछ बेल्जियम ने किया रवांडा के अंदर, when they appeased, supported Tutsi minority over Hutus majority whose interests were neglected। तो हुआ क्या कि जब रवांडा आजाद हुआ 1962 में,
आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में कॉलोनीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो उसी फिर वेव में रवांडा ऑल्सो गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1962। लेकिन तब तक बिकॉज ऑफ बेल्जियम्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण द कम्युनल हेट्रेडनेस बिटवीन द टू साइड्स बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो एनिमिटी थी दोनों साइड में, वो रह रह करके इट लेड टू सम कन्फ्लिक्ट्स नाउ एंड देन। बट एक मेजर कन्फ्लिक्ट हुआ in 1994 where the Tutsis minority were targeted at a large scale। तो जब किसी एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोगों को लार्ज स्केल पर टारगेट किया जाता है, स्लॉटरिंग की जाती है, तो इसी को कहा जाता है जीनोसाइड। पर्टिकुलर जीन, वैसे तो जीन बेसिस पे ह्यूमन का डिस्टिंक्शन कर पाना थोड़ा कठिन है। जेनेटिकली मोस्ट ऑफ अस और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर मेकअप अप टू 99%। बट एक पर्टिकुलर, फिर भी एक टर्म इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोगों को अगर सिस्टमेटिकली मारा जाना शुरू कर दिया जाए तो दैट फिनोमिना इज नोन एज जीनोसाइड। एंड दिस जीनोसाइड वाज सीन इन रवांडा इन 1994 व्हेन हुतुस majority targeted Tutsi minority systematically. More than 8 lakh Rwandan Tutsis were killed within the span of 100 days in 1994. So this massacre is known by the name Rwandan genocide। और इसी रवांडन जीनोसाइड के कारण फिर ऐसा हुआ कि विमेन की पॉपुलेशन एकाएक से, आप देखो, हुतू मेजॉरिटी and Tutsi minority. Minorities were killed in masses, extreme massacre। और इसका नतीजा ये हुआ कि विमेन की पॉपुलेशन एकाएक से रवांडा के अंदर लगभग 70% तक हो गई, क्योंकि मेन पॉपुलेशन, लुक, विमेन वेयर टारगेटेड ड्यूरिंग द वॉर, but women were sexually assaulted, women were subjected to violence of honor killing, they were sexually assaulted, but killings were mainly done against men, and that resulted in a disproportionate population in favor of women। After the genocide and the conflict period was over, पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो रवांडा की 70% was made up of women। और इस कारण से रवांडा की सोसाइटी दैट वाज ट्रेडिशनली मेल लेड सोसाइटी, उसमें एकाएक से विमेन की पॉपुलेशन भी ज्यादा हो गई प्रोपोर्शनेटली। प्लस कई सारे ऐसे कानून थे जिस कारण से विमेन जो हैं वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती थी अपने हस्बैंड्स की। लेकिन ऐसे कई सारे परिवार थे जहां पे कोई मेल हेड ऑफ द फैमिली बचा ही नहीं था बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिक क्लींजिंग और किलिंग। तो फिर कानून बदले गए, बहुत सारे ऐसे नियम लाए गए जिससे वीमेन को प्रमोट किया गया इन पॉलिटिकल डोमेन, उनकी इकोनॉमिक राइट्स को प्रमोट किया गया, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लॉज बदले गए। तो ओवरऑल सिस्टमेटिक जेंडर इक्वालिटी स्ट्रेटेजी वाज प्रमोटेड इन रवांडा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम women representation in parliament of Rwanda became disproportionately in favor of, or went disproportionately in favor of women। तो ये कारण है। तो पूरा मुद्दा ये है कि रवांडा के अंदर जो विमेन का पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है उनके पार्लियामेंट में, उसके पीछे मुख्य कारण विमेन एम्पावरमेंट कम है, उसके पीछे मुख्य कारण है उनकी जो हिस्ट्री है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री, दैट इज रूटेड इन देयर कॉलोनियल लेगेसी। अब रवांडा के अंदर जो जीनोसाइड हुआ है इसको आप कुछ हद तक कंपेयर करके देख सकते हैं विथ द इन कन्फ्लिक्ट और जीनोसाइड दैट हैपेंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम। हमारे देश में भी जब पार्टीशन का टाइम आया, बंटवारे का टाइम, तो उस टाइम में काफी सारा मसाकर हुआ, and that was also rooted in our colonial history, colonial legacy। Britishers had also acquired divide and rule policy, and that created communal hatredness between the two major groups in the country, and ultimately it led to this massacre। So Rwandan genocide can be equated with genocide that happened in India। एक बार फिर इस मुद्दे पे आते हैं कि रवांडा के अंदर 61% विमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर मौजूदा टाइम में, डिस्प्रोपोर्शनेटली इन फेवर ऑफ विमेन। अब ये कोट अगर आप देखें, ग्रेटर पॉलिटिकल पावर अलोन विल नॉट इंप्रूव विमेन्स फ्लाइट, ये कोट हमने ऑलरेडी देखा था जब हमने विमेन रिजर्वेशन बिल देखा था। वहां पे हमने इस वर्ड पे, इस पूरे कोट को एनालाइज किया था। अलोन मींस
political power alone is not sufficient for ensuring women empowerment. We need to ensure empowerment of women in other fields also. For example, economics, science and technology, their education status, health status need also to be improved. बट अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इस अ, जो हमारा आर्ग्यूमेंट था कि पॉलिटिकल पावर अलोन विल नॉट इम्प्रूव विमेन प्लाइट, इसको थोड़ा जक्स्टापोज भी करते हैं। देखिए, ऐसे अच्छा ऐसे क्या होता है जिसमें आप अलग अलग आइडियाज को, इवन समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को भी आप प्रेजेंट कर पाए, तो इसको कहा जाता है जक्स्टापोजिशन। यानी कि एक आइडिया आपने दिया और उसका थोड़ा सा कन्फ्लिक्चुअल अपोजिट आइडिया भी आपने रख दिया एक साथ, तो इसको कहा जाता है जक्स्टापोजिशन। सो नाउ लेट अस जक्स्टापोज दिस पर्टिकुलर कोट विथ द करंट एग्जांपल। यहां हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर अलोन विल नॉट इंप्रूव वुमेन प्लाइट, लेकिन अगर आप रवांडा को देखो तो रवांडा ट्रेडिशनली हैज बीन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बट धीरे धीरे वहां पे बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट इंक्रीज। और उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे रवांडा के अंदर विमेन एम्पावरमेंट भी काफी हद तक हुआ है, जेंडर गैप भी काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। और उसका एग्जाम्पल या प्रूफ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप इंडेक्स में रवांडा की रैंकिंग विच इज क्वाइट हाई, 12th आउट ऑफ 146 कंट्री। कहाँ हमारा देश भारत 135वें नंबर पे जेंडर गैप इंडेक्स में और रवांडा 12वें नंबर पे। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है रवांडा की अच्छी रैंकिंग in gender gap index that political power alone might not be capable of ending women's plight, but of course it is one of the most important tool. Political power is of course one of the most important tool in reducing to great extent women plight. तो विमेन रिजर्वेशन बिल पे सवाल आना लगभग लगभग तय है, चाहे वो जीएस में क्वेश्चन के फॉर्म में आए, चाहे एसए के फॉर्मेट में आए। वहां पे आप ये आइडिया इस्तेमाल कीजिए, पहले अलोन सब पे खेलिए कि इकोनॉमिक भी करना होगा, हेल्थ एजुकेशन भी करना होगा, फिर रवांडा का एग्जाम्पल भी दीजिए कि कैसे वहां पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण विमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई पार्लियामेंट में और धीरे धीरे वहां पे विमेन एम्पावरमेंट हुआ। और रवांडा के अंदर आप देखिए तो उसकी जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक अच्छी खासी है। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। रवांडन जीनोसाइड 61% ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। मेन रीजन इज रवांडन जीनोसाइड। रवांडा अगर बात की जाए तो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। एथनिसिटी वाइज हुतूस 85%, तुत्सीज 15%। जर्मनी का कॉलोनी था टिल वर्ल्ड वॉर वन, देन ट्रांसफर टू बेल्जियम, फॉलोड डिवाइड एंड रूल। बेल्जियम ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की, हुतूस और तुत्सीज के बीच में तुत्सीज को फेवर किया। इंडिपेंडेंस 1962 में मिला। तब तक बेल्जियम ने अपने डिवाइड एंड रूल के चक्कर में कम्युनल हेट्रेडनेस का सीड ऑलरेडी शो कर दिया था। दैट लेड टू रवांडन जीनोसाइड इन 1994, मेनली टारगेटेड अगेंस्ट Tutsis, that led to killing of many men, and that is why population was mostly in favor of women, and that led to ultimately more and more women representation in the parliament. ये पूरा पूरा रवांडन जीनोसाइड मैंने इसलिए आपको कराया है ताकि आप रवांडन जीनोसाइड को इंडिया के अंदर कम्युनल कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम से इक्वेट कर पाएं और आप इस बात को आर्ग्यू कर पाएं जो सवाल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। A communal conflicts in the post-colonial states are rooted in their colonial legacy. ऐसे देश जो पहले कॉलोनी हुआ करते थे, उन देशों में आजादी के बाद भी, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स मतलब पहले कॉलोनी थे अब आजाद हो गए, तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जैसे कि इंडिया जैसे देश, इन देशों के अंदर जो कम्युनल कन्फ्लिक्ट है, इसकी मेन जो जड़ें हैं या रूट कॉज है, दैट इज देयर कॉलोनियल लीगेसी। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो वहां पे आप रवांडन जीनोसाइड वगैरह ये सब कोट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी जो हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, वो कोट कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा डिफरेंट या 3 स्टेजेज ऑफ कम्युनलिज्म, वो भी आप लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गॉट अक्यूट, एंड वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दिस वाज ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। The next article is about World Rhino Day. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. आज का दिन 22 सितंबर, इट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे को सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई थी एज ए रिजल्ट ऑफ इनिशिएटिव टेकन बाय साउथ अफ्रीकन चैप्टर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF ऑफ साउथ अफ्रीका। इसने वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करना शुरू कराया था इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइनो कंजर्वेशन।
2023 का अभी तक तो कोई थीम मुझे मिला नहीं है, स्पेशल थीम फॉर वर्ल्ड राइनो डे 2023। 2022 वाला ही थीम इन जनरल इसको फॉलो किया जाएगा आने वाले साल में भी फॉर राइनो डे। तो 2022 में सिग्निफिकेंट थीम अपनाया गया था वर्ल्ड राइनो डे के लिए, एंड परहैप्स दिस थीम इज गोइंग टू बी फॉलोड फॉर कमिंग राइनो डे सेलिब्रेशन आने वाले साल में भी। और 2022 का थीम था 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। ये सवाल आया था एपीएससी के प्रीलिम्स में, जो इस बार हुआ था 12 सितंबर को, आई थिंक 12 सितंबर नहीं, 26 मार्च को। 12 सितंबर को तो लास्ट टाइम वाला हुआ था। तो उसमें ये सवाल आया था कि राइनो डे का थीम क्या था, 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। तो अब यही थीम रहेगा आने वाले राइनो डे सेलिब्रेशन के लिए भी। 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर थीम इसलिए है क्योंकि राइनो की दुनिया भर में 5 स्पीसीज पाई जाती हैं। ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनोस, ग्रेट वन हॉर्न राइनोस जिसको हम लोग इंडियन राइनो भी कहते हैं, सुमात्रन राइनोस, जावन राइनोस। ये ब्लैक एंड व्हाइट राइनोस दे आर अफ्रीकन राइनोस, जबकि ये बाकी 3 जो हैं दे आर एशियन राइनोस। अगर ब्लैक राइनो की बात करें, कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये अफ्रीका के लार्जर रेंज में ऐसे पाया जाता है, ईस्टर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीकन रेंज में पाया जाता है, और इसकी संख्या दुनिया भर में लगभग 6000 है। लेकिन इसको आईयूसीएन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप में रखा गया है, इन आईयूसीएन रेड डेटा बुक। ये थोड़ा अग्रेसिव भी होता है। आई जस्ट होप कि आपको पता है कि ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड क्या चीजें होती हैं, आईयूसीएन क्या काम करता है। अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके, मैं इसको कवर कर दूंगा किसी दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि क्या करता है आईयूसीएन और कैसे ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड कैटेगराइजेशन दी जाती है। बात करते हैं दूसरे अफ्रीकन राइनो की, जो है व्हाइट राइनो। इस तरीके का कुछ दिखता है, ये फ्लफी टाइप का है, गोल मटोल। इट इज लार्जर इन साइज, लेकिन ये बेचारा उतना अग्रेसिव नहीं होता, थोड़ा पैसिव होता है। इसी कारण से इसकी पोचिंग भी ज्यादा होती है। ये जो व्हाइट राइनो है, ये एक स्मॉलर रेंज में ही मिलता है इन द सदर्न अफ्रीकन रीजन, और ये लार्जर साइज का होता है। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल आफ्टर एलिफेंट। इसकी संख्या अच्छी खासी है, 19,000 के आसपास है। एंड दैट इज वाई इन आईयूसीएन रेड डेटा बुक इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटेंड, दिस व्हाइट राइनो। जबकि अगर एशियन राइनोस की बात की जाए तो सुमात्रन राइनो, जावन राइनो एंड इंडियन राइनो, राइनो ऑफ कोर्स। तो सुमात्रन और जावन राइनो जो हैं दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ऑफ कोर्स जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, दे आर मेनली फाउंड इन इंडोनेशिया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जबकि हमारा अपना ग्रेट वन हॉर्न राइनो या इंडियन राइनो, इट इज वल्नरेबल इन आईयूसीएन रेड डेटा बुक। हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर तो बस यही वाला राइनो पाया जाता है, बाकी 4 स्पीसीज नहीं पाए जाते। लेकिन ये राइनो हमारे देश के अलावा नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पाए जाते हैं। तो ये सारे देशों को मिलाकर के कहा जाता है एशियन राइनो रेंज कंट्रीज। कई बातें यहाँ लिखी हैं। 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे स्टार्टेड बाय WWF ऑफ साउथ अफ्रीका, चैप्टर थीम 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। ये 5 राइनो में ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, व्हाइट राइनो इज नियर थ्रेटेंड, बोथ आर अफ्रीकन। जबकि एशियन राइनो जैसे सुमात्रा, जावन दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर हमारा पांचवा है ग्रेट इंडियन या वन हॉर्न राइनो, दिस इज वल्नरेबल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about economic impact of India-Canada strained ties. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो यू ऑल नो, हमने एक दो दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है कि इंडिया एंड कनाडा's overall diplomatic ties have been strained because of the recent developments where Canadian Prime Minister accused or alleged India for killing of a Canadian citizen who was also a खालिस्तानी सिंपथाइजर। तो इस तरह के एलिगेशंस लगाए, फिर बाद में उन्होंने अपना टोन डाउन भी कर लिया अपने आर्ग्यूमेंट्स को कि नहीं नहीं, हम तो भारत का बस सपोर्ट चाहते हैं इस पर्टिकुलर मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको कहीं से सपोर्ट मिला नहीं। उनके जो ट्रेडिशनल अलाइज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, कहीं किसी ने सपोर्ट नहीं किया। दैट क्लियरली शोज कि इंडियाज डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ is higher in current times as compared to Canada. Canada might be member of G7, might be member of G20, वहां तो हम भी हैं,
लेकिन आज के डेट में हमारा जो स्ट्रेंथ है ग्लोबल ऑर्डर में, दैट इज परहैप्स मोर देन कनाडा, माना जा सकता है। अब इस पे और चर्चा होगी आने वाले टाइम में, देखा जाएगा। लेकिन अभी चारों बाकी जो इसके कोर अलाइज हैं, फाइव आई इंटेलिजेंस वाले, किसी ने भी खुल करके इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है। ऑल ऑफ देम हैव टेकन अ वेरी मिडिल काइंड ऑफ पाथ कि सच इंसिडेंट्स कुड बी अवॉइडेड एंड देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, बट विदाउट इवन टेकिंग नेम ऑफ इंडिया इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ठीक है, नाउ कनाडाज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इज बीइंग फाउंड साइड लाइंड और कॉर्डन्ड इवन इन हिज ओन पॉलिटी। वहाँ के भी जो उनके अपोजिशन लीडर हैं, उनके खुद की पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। विल सी हाउ थिंग्स टर्न आउट इन फ्यूचर। और अभी के लिए तो कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अब इससे रिलेटेड हम लोग को एक बार इकोनॉमिक एनालिसिस करनी होगी कि भारत और कनाडा के रिलेशंस अगर खराब हो रहे हैं तो इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा दोनों देशों की। तो देखते हैं क्या करके। सबसे पहले ट्रेड की अगर बात की जाए तो कोई खास ट्रेड होता नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में। ट्रेड वॉल्यूम और ट्रेड वैल्यू इज हार्डली क्लोज टू $8 बिलियन, विच इज वेरी लेस। $8 बिलियन में भी इट इज मार्जिनली इन फेवर ऑफ इंडिया, मतलब थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे ही फेवर में है। अगर देखा जाए कि मेजर इंपोर्ट हम लोग क्या क्या करते हैं, तो एक मेजर इंपोर्ट हम लोग करते हैं पोटास, विच इज यूज फॉर फर्टिलाइजर। एनपीके में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम में, तो पोटास इज यूज फॉर फर्टिलाइजर। उसकी थोड़ी सी कमी हो रही है हमारे देश में, होगी आने वाले टाइम में पोटास की। वैसे ही उसकी थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही थी, तो दैट माइट हैव सम इम्पैक्ट, शॉर्टेज ऑफ पोटास इम्पैक्टिंग फर्टिलाइजर। लेकिन पल्सेस के उसके अलावा न्यूज प्रिंट एंड कुकिंग कोल, ये सब मेजर इंपोर्ट हैं जो इंडिया करता है फ्रॉम कनाडा। भारत से क्या एक्सपोर्ट होता है कनाडा को? फार्मास्यूटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मशीनरीज, जेम्स एंड ज्वेलरीज। अब बात की जाए इंडिया और कनाडा के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज गेटिंग नेगोशिएटेड। नेगोशिएशन चल रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने की बात चल रही थी ताकि दोनों साइड्स के बीच में ट्रेड को बूस्ट किया जाए। बट ऑफ कोर्स अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सेल्फ कर दिया गया है, अभी के लिए स्टॉल कर दिया गया है। सो अब आने वाले कुछ सालों तक तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं उम्मीद कर सकते इंडिया और कनाडा के बीच में। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कनाडा से इंडिया में नहीं आया है। हार्डली जितना भी हमारा एफडीआई है उसका 0.56% कम्स फ्रॉम कनाडा। अगर कंपनी वाइज बात की जाए तो कोटक महिंद्रा, जोमेटो एंड पेटीएम, ये तीन ऐसे मेजर कंपनियां हैं जिसमें कनाडा की एक बड़ी कंपनी कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जैसे ही ये इंडिया कनाडा के स्ट्रेंड टाइज की खबरें आई हैं, दीज कंपनीज हैव हैड सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर शेयर वैल्यूज। तो यही हैं कुछ मेजर कंपनियां हु हैव गॉट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कनाडा। अदरवाइज कोई खास डोमिनेंस या नुकसान है नहीं। इंडियन डायस्पोरा, भारत के मूल के लोग 5.26% ओवरसीज इंडियन, यानी कि दुनिया भर में जो इंडिया के लोग अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं उसमें से 5.26% कनाडा में रहते हैं, जो सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इंडियन डायस्पोरा के लिहाज से इंडिया विल हैव टू मैनेज इट्स टाइज विद कनाडा। अगर हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स की बात की जाए जो दुनिया के अलग अलग जगहों पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें से 14% स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ते हैं। दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट नंबर। तो इंडियन डायस्पोरा स्टूडेंट्स के लिहाज से इंडिया के लिए एक नुकसान है। टूरिज्म की बात की जाए तो कनाडा इज फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट इंडिया, विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाल फिलहाल में इंडिया ने कनाडा के अंदर अपनी वीजा सर्विस बंद कर दी है, यानी कि अब जो कोई भी कनेडियन इंसान, कनाडा में रहने वाला इंसान अगर इंडिया आना चाहता है तो उसको अब इतना जल्दी तो वीजा नहीं मिलेगा, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर कनाडा इंडिया के अंदर अपनी वीजा सर्विस बंद कर देता है तो कनाडा को काफी इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखना होगा कि क्या कनाडा रेसिप्रोकेट करता है, क्योंकि कनाडा ने अगर इंडिया के अंदर अपनी वीजा सर्विस बंद कर दी तो इतने सारे जो हायर एजुकेशन करने जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहीं और जाएंगे, उससे कनाडा के अर्निंग पे नुकसान पहुंचेगा। तो अगर 14% इंडियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं और कनाडा हमारे साथ इकोनॉमिक रिलेशंस खराब करेगा, तो नेचुरली इट विल हैव डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन अर्निंग ऑफ कनाडा। देखना होगा कि कनाडा क्या रेसिप्रोकेट करता है और इंडिया के अंदर अपनी वीजा सर्विस बंद करता है या नहीं। ये सारी बातें लिखी हैं, सीधा सीधा इसको रट लीजिए। और अभी तो क्या ही काम आएगा, मेंस से पहले अपने इसको एक बार देख लेंगे, क्योंकि इंडिया कनाडा रिलेशंस पे अब सवाल आ सकते हैं। सब कुछ मिला के पूछेगा, एकदम स्पेसिफिक इकोनॉमिक नहीं पूछेगा।
खालिस्तान इशू, ग्लोबल ऑर्डर में क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब पूछ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूएस फेडरल रिजर्व कीपिंग इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड। ये टॉपिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस पर्सपेक्टिव से, बट देन आई डिसाइडेड टू फॉलो इट क्योंकि और कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था नहीं। इस टॉपिक की मदद से थोड़ी सी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी अबाउट एक्सचेंज रेट एंड ऑल, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। देखते हैं। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझिए फेडरल रिजर्व होता क्या है। हम सरल भाषा में बोलें तो अमेरिका का आरबीआई, जैसे हमारे देश के अंदर सेंट्रल बैंक है आरबीआई विच मैनेजेज आवर मॉनेटरी पॉलिसी, सिमिलरली यूएस के अंदर उनका सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम विच मैनेजेज देयर मॉनेटरी पॉलिसी। अब करंट न्यूज देखते हैं। तो करंट न्यूज ये है कि यूएस के फेडरल रिजर्व ने हाल फिलहाल में कहा है कि दे विल कीप देयर पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड। जैसे हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है और वहाँ पे रेपो रेट वगैरह सब डिसाइड होता है, वहाँ पे भी ऐसा रिव्यू हुआ है जहाँ पे उन्होंने अपने पॉलिसी रेट्स को अनचेंज रखे हैं। फर्दर यूएस फेडरल रिजर्व हैज इंडिकेटेड कि आने वाले टाइम में 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। तो 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे हमारे देश में रेपो रेट बढ़ता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सिमिलरली यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व इज प्लानिंग टू इंक्रीज देयर policy rates by 25 basis point, means there will be contractionary monetary policy in the future and that has led to some negative impact on Indian economy. देखिए यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा तो इसका मतलब डॉलर की सप्लाई को थोड़ा कम करेगा, और डॉलर चूंकि एक इंटरनेशनल करेंसी है तो डॉलर की सप्लाई जब ये कट डाउन करेगा तो पूरे दुनिया भर से डॉलर कुछ मॉप अप होकर के खिंच करके वापस से यूएस के अंदर जाएं, क्योंकि यूएस के फेडरल रिजर्व विल restrict the supply of dollar. So some dollar will be extracted out of India and other economies of the world back to US. तो हमारे देश के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा नुकसान होगा, एफपीआई को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो डॉलर फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट किया था वो वापस जाएगा। उसके अलावा जब डॉलर हमारे देश से बाहर जाएगा तो देश के अंदर डॉलर की थोड़ी सी कमी होगी विथ रेस्पेक्ट टू रूपी एंड दैट विल लीड टू वीकनिंग ऑफ रूपी विच इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। आई जस्ट होप कि आपको ये रिलेशन समझ आ रहा है। इस पे यूपीएससी ने सीधा सीधा प्रश्न पूछा था 2022 प्रीलिम्स में। आपको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग वगैरह ना भी पता हो तब भी आप ये सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट एंड ऑल। try to answer this question, devaluation of domestic currency and all। आप कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बायो हैकिंग इज बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन डन टू इंप्रूव क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिथुन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। कल जो हमने मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। देखिए कई दफा मैंने आपको क्लास में बताया है, ध्यान से सुनिए। इंट्रोडक्शन में जो सवाल पूछा गया है वो जवाब नहीं देना है, लेकिन इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी बातें लिखनी है जिससे आप अपने मेन बॉडी के लिए फाउंडेशन ले डाउन कर दें, एग्जामिनर को पता चल जाए कि अच्छा क्या लिखने वाला ये स्टूडेंट आगे, और फिर मेन बॉडी में आपको लिखना है जो सवाल में पूछा गया है। सो यहाँ का सीधा सा इंट्रोडक्शन सिंपल सा हो सकता था कि द टर्म सेक्युलरिज्म हैज डिफरेंट कैनोटेशन इन इंडिया एंड वेस्ट इंक्लूडिंग फ्रांस। तो आपने एक फाउंडेशन ले डाउन कर दिया पहले ही कि भारत के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज में इंक्लूडिंग फ्रांस सेक्युलरिज्म का मीनिंग अलग अलग है, और फिर धीरे से आपने लिख दिया इंडियन सेक्युलरिज्म का क्या मीनिंग है, फ्रेंच सेक्युलरिज्म का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा वो तो कल जैसे मैंने बॉक्स बनाया था वैसे आप बता दिया। उसके बाद एक ट्रांजिशन लाइन दीजिए कि पोस्ट 1991 इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर वाज अ फिनोमेना विटनेस्ड हाइपर मोबिलाइजेशन, फुल स्टॉप। मैं एक देख रहा हूं गलती, आप स्टूडेंट काफी लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख रहे हैं, छोटे सेंटेंसेस कीजिए, जो मैं आपके आंसर चेक कर रहा हूं हाल फिलहाल में। तो पोस्ट 1991 बिकॉज ऑफ
फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चाहिए तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिनोमेना ऑफ हाइपर मोबिलाइजेशन वाज विटनेस्ड, फुल स्टॉप, दैट लेड टू माइग्रेशन ऑफ workers from West Asian economies and North African countries to many of the Western European countries in search of better economic opportunities, including France. And over a period of time, France, which was largely a homogeneous society, started to turn heterogeneous. And over a period of time, the challenges faced by French society has been communal conflict between majority Christian community and the minority migrant community, which is largely Muslim population. वाई कन्फ्लिक्ट, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा हेडिंग देकर के वाई कन्फ्लिक्ट ब्रैकेट में डाल दिया और ये लिख सकते हैं कि आप नीचे आंसर देना शुरू कर सकते हैं. माइनॉरिटी कल्चरल इंटरेस्ट वेर नेग्लेक्टेड इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म. सिंस the secularism idea or concept of France is very static and one dimensional one, leading to conflicts in the society. फॉर एग्जाम्पल चार्ली हेबिडो इशू, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या था क्या नहीं, सैम्यूल पैटी किलिंग एंड करेंट राइट्स इन फ्रांस आफ्टर किलिंग ऑफ अ यंग स्टूडेंट नाहेल. ये सारी बातें आपने लिख दी. फिर अब आपको लिखना है कि व्हाट फ्रेंच सोसाइटी कैन लर्न फ्रॉम इंडियन सेक्युलरिज्म, ऐसा कुछ हेडिंग दीजिए. एंड देन यू कैन राइट कि these conflicts are due to static concept of secularism being followed in France, which has led to imposition of majoritarian, that is Christian values on the minorities, especially migrants. Indian secularism is dynamic and is positive concept that can turn French society truly cosmopolitan. And then you can write something like this, कि then only France can be considered as a true introducer of the idea of liberty, equality and fraternity to the world in true sense. ऐसा कुछ लिख सकते हैं. तो आई जस्ट होप कि आपको क्या स्ट्रक्चर, मतलब लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, आंसर में होता क्या है कि लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि इसके बाद ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे. ठीक है, तो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा. कंटेंट तो ठीक ठाक सा है ही, होना ही चाहिए. इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा हिंट्स दे दिया कि क्या कर रहे हैं, जो मेन बॉडी में आपने फिर सही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को फॉलो करते हुए आंसर लिखा. ये हिंट्स दिया है मैंने, बट इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को फॉलो कीजिए, यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.